मध्य प्रदेश में दो ऐसे तालाब हैं जिन्हें रामसर साइट के रूप में पहचान दी जाती है। एक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में है और दूसरा शिवपुरी का माधव लेक, जिसे सांख्य सागर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये तालाब आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में ये साफ तौर पर ये कह रहा है कि मेरे दर्द की आवाज महसूस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ इस तालाब की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर मैं अपने कैमरा साथी से कहूं कि वो इस तालाब को दिखाने की कोशिश करें, तो वो चाहकर भी आपको तस्वीरों में इस तालाब को नहीं दिखा सकते, क्योंकि तालाब का अब वजूद बहुत छोटा सा रह गया। और ये तालाब अगर अब भी अनदेखी का शिकार हुआ तो यकीनन अस्तित्व खो देगा। मैं कहूंगा कि ये तालाब के आसपास जिस तरह से जलकुंभी ने अपना कब्जा जमा करके यहां से वहां तक पानी की जगह खुद का अस्तित्व पैदा कर लिया है, ये कहीं ना कहीं इस तालाब के ऊपर भयानक संकट है। न केवल तालाब के ऊपर संकट है, बल्कि यहाँ रहने वाले जल जीवों के ऊपर भी एक भयानक संकट है। और इसके साथ साथ अगर हम पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ इस बोट को शुरू किया गया था। और ये बोट पर्यटकों को लेकर के इस पूरे तालाब का छोर छोर दिखाती थी और ये कोशिश करती थी कि लोग यहाँ आए और लोगों को माधव नेशनल पार्क से लगी हुई इस सांख्य सागर झील में सैर सपाटा करने का मौका मिले। बरसों से बंद है, अब तो खस्ता हालत में है और अब पर्यटक यहाँ आकर सिर्फ मायूस होकर ही लौटते हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति यहाँ आज से नहीं है, ये स्थिति यहाँ लगभग लगभग 7 सालों से है। लेकिन पिछले 3 सालों से स्थिति की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बदतर हुई है, क्योंकि यहाँ जलकुंभी ने जिस तरह से अपने पैर पसारे और लगातार इस जलकुंभी ने इस एरिया को न केवल खाना शुरू कर दिया, बल्कि तालाब के पानी को सुखा करके अपना वजूद पैदा कर लिया। तो अब जो स्थिति है, इस संदर्भ में हम बहुत सारे लोगों से पक्ष लेकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अस्तित्व खोने जा रहे तालाब को बचाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय प्रशासन ने किस तरह से अपना काम किया है और किस हद तक इस तालाब को बचाने की मुहिम की जा रही है। हमारे साथ में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं जो इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि तालाब जो अपना वजूद खो रहा है, उसे बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र में पर्यटन बाबा के नाम से जाने जाने वाले और इस तरह के काम को पर्यटन के क्षेत्र में अपने प्रयासों से पर्यटन के जो क्रियाकलाप है उनको बनाए रखने के लिए और खास तौर से हमारी जो धरती है, वसुंधरा है, उसे बचाने के लिए काम करने वाले ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह जी, आपसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तालाब में जलकुंभी ने कब से पैर पसारना शुरू किया। अतुल जी, ये जलकुंभी एक तरीके का जली पौधा है जो पानी में बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। शुरुआत इसकी जादव सागर की ओर से हुई थी, जो इसी से रिलेटेड एक तालाब है, लेकिन उस समय ना निकाले जाने से आज नतीजा ये हो गया कि रामसर साइड में शामिल इस सांख्य सागर झील में चौतरफा आप अगर देख रहे हैं तो जलकुंभी फैली हुई है। ये जलकुंभी एक ऐसा जली पौधा है जो केवल पानी में तेजी से पनपता है और पानी को शोषित करता है। आज आप ये देख रहे हैं कि यहाँ एक मैदान बना हुआ है, यहाँ कहीं आपको झील नजर आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये जलकुंभी पूरी तरह से फैल गई है। मैं एक पीछे बोर्ड लगा हुआ देख रहा हूं कि वन्य प्राणी है नादान, मत छीनो तुम उनके प्राण। तो ये बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन यहां प्राण छीनने में हम खुद ही दोषी होते जा रहे हैं। यदि आज इसको समय रहते उसी समय निकाल दिया गया होता तो ये सांख्य सागर झील में नहीं आती। इसे नहीं निकाला गया, अब ये सूखने लगी। आप देख रहे हैं कि ये सूखने लगे, इसके पत्ते, ये अपना समय पूरा कर चुकी। लेकिन इसके बीच इसकी डंडियां इसी तालाब में छूटेंगी जो अगले साल और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बार इतना प्रयास करने के बाद भी इस जलकुंभी को निकाले जाने की प्रयास क्यों शुरू नहीं हुए। कई बार सुना हमने कि भोपाल से अब इसमें एक टीम आएगी, इसमें टेंडर हो गया, इसमें ये हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है। तो ब्रजेश जी, एक समय आया था जब इसके लिए हमने सबने शहर के लोगों ने इसमें मुहिम चलाई थी और आप भी उसमें बहुत बढ़ जी चढ़ के भाग लिए जी। थे। तो उस समय क्या कुछ 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 प्रारंभिक दौर में तालाब गहरीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन होता क्या है कि किसी की काम के लिए अच्छे अधिकारी और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। किसी भी काम में पैसा बहुत लगता है। अब उसके बाद में कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया जिसने इसमें इंटरेस्ट लिया हो, फिर वो चीज पड़ी रह गई।
आज भी स्थिति आप देख रहे हैं कि डली हुई है। एक बार जो गहरीकरण हुआ था उसके बाद फिर कोई अभियान शुरू नहीं हुआ। आपकी एक्टिविटी की वजह से कुछ ऐसी गतिविधियां अभी हाल फिलहाल हुई हैं 2024 में कि एनजीटी को इसको संज्ञान दोबारा लेना पड़ा। जी, तो इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि एनजीटी ने जैसे इसको संज्ञान में ले लिया, निश्चित रूप से एनजीटी इस पे सक्रिय है, लेकिन प्रशासनिक बॉडी में आते हुए शासन स्तर से प्रयास क्यों धीमा पड़ जाता है, ये समझ में नहीं आता। आज इस जलकुंभी को समय रहते निकाला जाना चाहिए। ये सिर्फ जली पौधा है जो पानी में ऊपरी सतहों में ही है, मतलब 1.5-2 फीट 3 फीट तक इसकी जड़ मिलेगी, लेकिन समय रहते अगर इसको हटा दिया गया तो तालाब साफ रहेगा, आगे नहीं उगेगी। और समय रहते इसकी डंडियां इसमें गिर गई, इसके बीज इसमें गिर गए, तो ये तो और ज्यादा तेजी से फैली जाएगी ना। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जब जलकुंभी ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया, अगर उसकी शुरुआती दौर में प्रशासनिक बॉडी हरकत में आई होती तो निश्चित तौर पर इसके ये हालात नहीं होते। और अगर आप देख सकते हैं, चारों तरफ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि यहाँ ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी जल का भरा हुआ होगा। ऐसा लगता है कि कोई घास का एक मैदान है और चारों तरफ जो है सिर्फ जलकुंभी और जलकुंभी और जलकुंभी ही नजर आती है। ये जो दृश्य है, ये दृश्य पैदा क्यों हो गए? यहाँ रहने वाले लोगों ने, यहाँ काम करने वाले लोगों ने, खासतौर से इस पर्यटकों को ले जाने वाली बोट को चलाने वाले लोगों ने क्या कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? या क्या ऐसी वजह रही कि ये तालाब इस स्थिति में पहुंच गया और हम सब मूक तमाशबीन बने रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाए? जैसा हम बात कर रहे थे कि वहां लिखा है, वन्य प्राणी है नादान, मत छीनो तुम इनके प्राण। जब ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है, ये नारे आप लगाना बेहतर समझते हैं, तो फिर वन्य प्राणियों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? अगर 1000 से ज्यादा इसमें जल जीव हैं जिनका नाम क्रोकोडाइल है, मगर के नाम से जिन्हें जानते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? आज तालाब बहुत छोटे से एरिया में, वहां आपको पानी दिखाई देगा, सिकुड़ कर रह गया है और यहाँ रहने वाले मगरमच्छ वहां जाकर के पहुंच गए हैं। और जब जलकुंभी वहां भी अपना कब्जा कर लेगी तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये कौन सोचेगा? ये सोचने का काम किसका है? ये सारे चीजें हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ जो टूरिज्म का होटल है, एमपी टूरिज्म का, उस होटल को संचालित करने वाले मैनेजर हैं शर्मा जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा, इसको रोकने के लिए आपने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोट तो आपके नियंत्रण में ही चलती थी, तो कहीं ना कहीं बोट जब रुकी तो फिर परिस्थिति तो आपके सामने आई होगी, तो आपने क्या किया? जब पहले ये बढ़ना शुरू हुई थी तो हमारे आसपास जितना भी था वो तो हम लोगों ने साफ करा दिया था। फिर धीरे धीरे ये काफी तेजी से बढ़ती है। बढ़ने के बाद में ये फॉरेस्ट के अंडर में आती है लेक ये। तो फॉरेस्ट वालों से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी साफ कराएंगे। फिर वो थोड़ा डिले होता गया तो ये जलकुंभी भी बढ़ने लगी। बढ़ के अब इसने पूरा चांद पाटा कवर कर लिया है। अब पॉसिबल ही नहीं, जब तक पूरा साफ नहीं होगा तो बोट क्लब ऑपरेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर आपने कहाँ कहाँ अप्रोच किया, कहाँ कहाँ किस किस को नोटिस करवाया कि ये जो जलकुंभी है वो कहीं ना कहीं मुसीबत की वजह बनी? ये फॉरेस्ट वाले हमारे साथ नहीं है तो लेक भी उनके अंडर में आती है। उन्हीं को जब भी हमारे पास आते थे या हमको फोन में उनको बोल देते थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवाते हैं सर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था, मतलब तो वही बेचारे उन्होंने कहा था हम करवा देंगे। तो ले देखिए फिर वो लेट हुआ तो जलकुंभी बढ़ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन दोनों आपस में कहीं उलझते हों, इसके हमारे अंडर में नहीं है? इसका तो कोई अपन को वो नहीं सर, आपस में क्या है, हमारा तो बस जो एक रिक्वेस्ट थी उनके बोलने की, तो हमने उनको कहा, मतलब उनका आश्वासन दिया कि हम जल्दी जल्दी इसको करवा देते हैं। कब से आश्वासन मिल रहा है आपको? हाँ, करीब 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल से ज्यादा का 1-1.5 टाइम साल हो गया। बीच में लेकिन फिर जल- क्या है कि हमारे इकाई का रिनोवेशन चालू हुआ था तो 7-8 महीने ये बंद भी रही थी। और ये आपकी जो बोट है जो पर्यटकों को ले जाती थी, वो कब से बंद है? करीब 1 साल से ऊपर हो गया इसको। 1 साल से ऊपर हो गया है जो बंद है पूरी तरह से। अब तो खत्म हो गई है पूरी तरह से। नहीं, बोट तो अच्छी है अपनी, मतलब ये कि जलकुंभी साफ अगर हो जाती है तो दोबारा अपन चला सकते हैं इसको। चला। बिल्कुल चला सकते हैं। और जो पैडल बोट्स चलती थी वो तो वो संभव तो ही नहीं। बहुत पहले बंद करा दी थी क्योंकि क्रोकोडाइल की वजह से थोड़ा अनसेफ रहता ना, तो उस वजह से फिर उसको पैडल बोट को हटाना पड़ा था। बाकी जलकुमारी तो अच्छी अपनी चल रही है, जलपरी बोट। जलकुंभी हट जाएगी तो दोबारा से शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो जलकुंभी हटेगी तो ये राजकुमारी पर्यटकों को लेकर के एक बार फिर सांख्य सागर झील में पहुंचेगी और पर्यटक कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल को भी देख पाएंगे और जो जल जीवन है उसको भी देख पाएंगे और जंगल कैसा लगता है पानी के रास्ते उसको भी निहार पाएंगे। लेकिन ये परिस्थिति बनेगी कैसे, ये हालात उस हद तक सुधरेंगे कैसे, इस पर बात करने की जरूरत है। कानून क्या कहता है वो भी समझने की जरूरत है। एनजीटी जो अपना काम कर रही है, क्या एनजीटी के प्रयास पर्याप्त हैं या उनमें और सुधार होने की जरूरत है, या लगता है कि कहीं मजबूती के साथ में और ज्यादा बेहतर काम करने की कोशिश की जाना चाहिए? इसे लेकर के हम
एडवोकेट नम्रता तोमर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ओपिनियन में इस तालाब के संरक्षण के लिए कहाँ कमी रह गई। मैडम जरा खड़े हो जाइए आप प्लीज। तो नम्रता जी, हमसे बात करने का आपका शुक्रिया। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कहाँ कानून छूट गया, कहाँ कानून कमजोर पड़ रहा है कि ये तालाब आज हमारे सामने सिकुड़ता जा रहा है? इस तालाब की इस तरीके की स्थिति देख के मैं भी काफी मायूस हूँ। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। इसके साथ साथ जब हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी उसका ही एक पार्ट है, जो हमें इस चीज को एलेबोरेट करता है कि अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग यू डिजर्व टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और आपका ये राइट है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा। भारतीय अनुच्छेद 21 में ये बात लिखी गई है। और वाटर बॉडीज को लेके उनका ध्यान रखना भी, मतलब भारतीय संविधान में इंसानों के साथ साथ जो पशु हैं, जो पेड़ हैं, उनके लिए भी बात की गई है। एनजीटी ने पूरी कोशिश की है। 2018 का भी जो ऑर्डर आया था, 2023 में भी उनके जो ऑर्डर्स आए हैं, उसमें उन्होंने सुमोटो काफी कॉग्निजेंस लेके और इस चीज के लिए काम किया है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल फॉलो किया है कि ये जिम्मेदारी अब शासन की है, कि उन्होंने अब अपनी गाइडलाइंस दे दी है एनजीटी ने। अब पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि वो उसको लेके आगे का काम करे और वो सारी इनिशिएटिव लें जिससे ये जो स्थिति है इसमें कोई सुधार आए। और जो वायलेशन हो रहा है वाटर बॉडीज के साथ और शहर की सुंदरता के साथ, तो उसको लेके भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और इसके साथ साथ 2030 में भी ये जो वाटर बॉडीज और जलकुंभी की बात की गई है, तो ये हमारे मास्टर प्लान्स में ग्रीन बॉडीज में आते हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है शासन की कि ये टूरिज्म को कितना अफेक्ट कर रही है, और इसके लिए भी वो इनिशिएटिव लें। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि हमें जो है पूरी तरह से संरक्षित करने का कर्तव्य है और करना चाहिए। तो जो इसके लिए जिम्मेदार है, क्या हमारा संविधान, हमारा कानून ये कहता है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? बिल्कुल कहता है। तो क्या बताइए? आपको एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे दिए गए हैं एनजीटी के द्वारा। अगर अब वो उसको लेके इनिशिएटिव और उन डायरेक्शन को नहीं करता, कंप्लाइंस नहीं करता, तो फिर एनजीटी पूरा उनके पास वो पावर है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो अगर आप एनजीटी के डायरेक्शंस की बात करें तो संक्षिप्त में बता पाएंगे कि क्या डायरेक्शंस उन्होंने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है इसमें, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑर्डर्स दिए थे बट उसको कंप्लाइंस नहीं किया गया। 2023 में उन्होंने दोबारा ऑर्डर दिए हैं उसको लेके, तो उसमें उन्होंने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को लेके दोबारा सारी चीजें डाली हैं। तो उन्होंने यही इसमें यही सारे संक्षेप में उन्होंने अपने पुराने ऑर्डर्स को भी डाला है, और अभी का भी जो नए ऑर्डर है उसमें यही बोला गया है कि अगर आप इस चीज को इनिशिएटिव नहीं लेते और कंप्लाइंस नहीं करते, और जो वाटर बॉडीज हैं उनका कंटेमिनेशन इस तरीके से चलता रहा, तो फिर अब ये शासन की जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो किस तरीके से अब उसको भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज अ स्टेटूटरी बॉडी, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर भी एक एनवायरनमेंट को अच्छे रखने की। तो इसको लेके एनजीटी बिल्कुल अगर ऑर्डर नहीं करते कंप्लायंस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल उनको लेके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के द्वारा भी। ये राजकुमारी और राजकुमारी में रखे हुए मेरे कदम मुझे बहुत पुरानी याद दिलाते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इसका शुभारंभ किया गया था तो एक बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ किया गया था। बहुत सारे पर्यटक आए थे, बड़े वीआईपी आए थे, और शाम के समय इसकी इनॉग्रेशन के समय एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। एमपी टूरिज्म का होटल है, टूरिस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है, 3 स्टार इसकी रैंकिंग है। यहाँ देशी विदेशी पर्यटक अक्सर आते हैं, साइट्स के बारे में पूछते हैं, नेशनल पार्क को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं, इस हालात को देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं। और इस मायूसी की वजह से इस टूरिज्म पर कितना असर पड़ रहा है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ इस वार्ड में जो वीरानी है, जो सन्नाटा है, वो किस हद तक है। और इसको चलाने वाले, इसके इंचार्ज जो हैं, वो सद्दाम हैं, जो एमपी टूरिज्म में इवेंट्स का काम देखते हैं। सद्दाम जी, यहाँ थोड़ा सा आइए और ये बताइए कि ये जो आप इवेंट्स करते हैं, क्या अब अपॉर्चुनिटीज बचती हैं आपके पास? देखिए, जैसा कि शिवपुरी की बात की जाए तो टूरिस्ट विलेज जो है पर्यटकों की सबसे पहली पसंद इसलिए बनता है क्योंकि टूरिस्ट विलेज जो है ये प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है,
और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है और जो यहाँ का पीसफुल एरिया है, ये लोगों को लुभाता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने पर्यटन जो बोट है हमारी उसको एंजॉय करने के लिए भी यहाँ आते हैं। और हालिया में देखा जाए तो रेनोवेशन भी जो है पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़ते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से रेनोवेशन भी हमारा हुआ है। और उसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग भी एक यहाँ हाल ही में काफी ज्यादा बड़ी है, तो जिसे देखते हुए अब थोड़ा सा मायूसी है लोगों में, क्योंकि जो हमारी साक्य सागर झील है जिसमें जलकुंभी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लोग बोट क्लब और जो यहाँ का व्यू है उसको ठीक तरह से कि नहीं देख पा रहे हैं, और वो ब्यूटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को नहीं नजर आ पा रही है, बैड लुकिंग हो रही है, जिससे पर्यटन पे काफी और पर्यटकों को भी थोड़ा सा मायूसी। बिल्कुल, ये भोपाल राजधानी है हमारी, वहाँ क्रूज चलते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, डिनर करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी परिकल्पना की गई थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। हाँ, असल में क्या है कि फॉरेस्ट के कुछ नियम और नॉर्म्स रहते हैं जिसको दृष्टिकोण रखते हुए डिनर वगैरह तो खैर यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कुछ ऐसा वीवीआईपी मूवमेंट वगैरह रहता है तो हमारा कुछ टी कॉफी वगैरह हम अरेंज कराने की कोशिश करते हैं। राजकुमारी में ये राजकुमारी है, और राजकुमारी की सीटों को देखिए तो राजकुमारी की सीटें बता रही हैं कि पूरी तरह से ये भी अपना अस्तित्व खो चुकी है और इसकी अनदेखी भी की गई है, क्योंकि अब जब इसकी उपयोगिता नहीं है तो इसकी तरफ देखेगा कौन। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। अब जब परेशानी इसे लेकर के हम महसूस कर रहे हैं तो ये सारी जो स्थिति है, इस स्थिति को ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हम नागरिकों ने भी इसमें अपना कितना योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम पर्यावरण विदों से समझने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, तो ये ओपिनियन अक्सर हमारे सामने आता है। वो ये बताते हैं कि अगर प्रशासन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है तो इसके पीछे नागरिकों की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने गंदे पानी का निकास भी तालाबों में जोड़ दिया, तालाबों को दूषित कर दिया, और उसी का नतीजा है कि इसमें न केवल पॉलीथीन्स हैं, गंदगी है, नालियों का पानी है, सीवेज का पानी है, बल्कि जलकुंभी ने भी उसी के चलते इस पूरे इलाके पर कब्जा ले लिया। हमारे साथ जितने लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, और यही शुरुआत करते हैं पर्यटक बाबा से और पूछते हैं कि नागरिकों का कितना दोष है। अतुल जी, केवल इस विषय पे अगर हम बात करें तो ये बात सही है कि हमने अपने जो सीवेज थी और बहुत सारी चीजों को तालाबों में कनेक्ट कर दिया, लेकिन यदि केवल जलकुंभी विषय पे अगर किया जाए तो ये जलकुंभी नागरिकों के द्वारा इजाद की गई नहीं है। हाँ, नागरिकों का दोष आप ये मान सकते हो कि नागरिक सफाई के लिए क्यों नहीं उतरे, लेकिन सफाई के लिए एक बहुत बड़ी ताकत लगती है। भाई, ये जलकुंभी जहां से शुरू हुई, अगर उसी दौर में रोक दी गई होती तो आज यहाँ तक नहीं आती, और यदि अभी भी नहीं रोकी गई तो आप तय मानिए कि जो आपको तालाब का जो चंद हिस्सा जरा सा खाली दिख रहा है, जिसमें पानी दिख रहा है, वो अगली साल आपको वो भी नहीं मिलेगा। मैं एक पौधा लिए हूं, जलकुंभी कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, ये पौधा है। अब आप इसमें अब ये देख रहे हैं, ये जमीन से जाने वाली रूट्स नहीं है, ये केवल पानी में रहने वाली रूट्स हैं, लेकिन ये पौधा आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता जाता है, ये देख रहे हैं। मतलब इसकी आप कह रहे हैं कि इसकी कनेक्टिविटी एक अपने आप एक ही उसमें से ये अलग अलग पौधे निकलते जाते हैं और तेजी से फैलते जाते हैं, समय रहते। इनमें पानी, आप इस पौधे में देख लीजिए, पानी कितना सूखे हुए है। यदि इसको निचोड़ देंगे तो इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये पौधा इतनी तेजी से पानी को खींच रहा है, क्या ये पानी की बर्बादी नहीं है? क्या इतने घने इन पौधों के होने के बाद जलीय जीव इसमें ऊपर आके सांस ले सकते हैं? संभव ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जनता को जोड़ करके प्रशासन को आगे करके पहल करनी चाहिए इस तालाब को बचाने के लिए? अतुल जी, पूरी तरह से मैं साथ हूं। मैंने अभी शर्मा जी को एक कहा भी था कि ये राजकुमारी थोड़ा सा साथ दे दे, इसमें हम पीछे कुछ ऐसे औजार जिसमें हम कनेक्ट कर लें कि जिनमें जाल टाइप का लग जाए, उनसे हम खींच खींच के अगर इसको हम किनारे पर लाएंगे तो इजी प्रयासों से निकल जाएगी। बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, मतलब इसे आसानी से साफ किया जाए। बिल्कुल। तो फिर क्या वजह है ऐसी कि इस पे इतना फाइनेंशियली भाई, किसी भी चीज में, ये तालाब कोई छोटा सा कुआं या बावड़ी वो नहीं है। इतने बड़े तालाब में इस जलकुंभी को रोकना, हटाना छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। इसके बाद इसे हटाने के साथ साथ जहां से ये आ रही है, आपने देखा होगा हम जादव सागर से कनेक्ट हैं, जादव सागर में भी पूरी तरह से जलकुंभी फैल गई है, वहां से करबला के रास्ते से पूरे इसमें फैल गई है। सारी ही साफ करना पड़ेगी। यदि हम जादव सागर की नहीं करेंगे, केवल यहाँ की कर लेंगे, अगली साल फिर मिलेगी वो। शर्मा जी, आप कितना सहमत हैं कि ये हटाई जा सकती है?
नहीं, एक्चुअली जो अभी इन्होंने बताया है यादव जी ने, तो उससे तो हटाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो मशीन को ही बता रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो लेके आएंगे, उसी से पॉसिबल। अब ये इसका ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ गया है, क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा हो ज्यादा गया बढ़ इसलिए गया है। मुनासिब नहीं है। पहले छोटा मोटा था ना, तो पॉसिबल था, अब शायद नहीं है। मैडम आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत हैं कि इसे आसानी से हटाया जा सकता है कि बड़ी प्रशासनिक मुहिम के बगैर इसे नहीं हटाया जा सकता? मुझे लगता है इसमें लोगों का इनिशिएटिव और लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। और गलती प्रशासन की रही है, क्योंकि पहले इतना जैसे अभी मैं देख रही हूँ, तो जितनी दूर तक मेरी नजर जा रही है उतनी दूर तक जलकुंभी है। तो पहले तो सिर्फ एक दो पौधे ही रहे होंगे, तीन चार ही रहे होंगे। तो अब लोगों की एक मुहिम चलानी चाहिए, और वो इतना प्रेशर करे गवर्नमेंट इसको, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो उस चीज को लेके इनिशिएटिव लें कि जब, वरना या मतलब अभी थोड़ा बहुत अभी दिख भी रहा है, वरना वो भी दिखना बंद हो जाएगा। सद्दाम जी आपका भी एक छोटा सा संक्षिप्त ओपिनियन लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये छोटे प्रयास से हटाई जा सकती है कि अब बड़ा प्रयास करना जरूरी है? देखिए, जैसा कि तोमर सर ने और मिर्जा सर ने भी बताया कि अब ये जो जलकुंभी है एक लार्ज स्केल पे बढ़ गई है, तो वो मुझे नहीं लगता कि बोट या फिर छोटे मोटे इक्विपमेंट से ये पॉसिबल हो पाए। इसके लिए जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जो कि दूसरी जगह पर भी ये इसका काम जो किया जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना जरूरी है। उसके द्वारा ही ये मेरे ख्याल से पॉसिबल हो पाएगा। तो हमने सबके ओपिनियन लेने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि इसे कैसे हटाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उस पर भी फोकस करने की कोशिश की, उसका क्या कहना है वो भी हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी तय किया कि एनजीटी ने कई बार आदेश पारित किए इसे बचाने की कोशिश करते हुए, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन बात ये सामने आई कि प्रशासनिक अधिकारियों ने एनजीटी के आदेशों को हर बार अनदेखा किया और हालात आज ये हैं कि ये पूरा के पूरा तालाब अपना अस्तित्व खोने की कगार पर आ गया। कुछ दिन और अगर हालात यही बने रहे तो हम इस तालाब को यहाँ नहीं देख पाएंगे और जो इसे दर्जा है रामसर साइट होने का वो भी इससे छीन लिया जाएगा। यहाँ एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस तालाब के किनारे साइबेरिया से आने वाली साइबेरियन पक्षी यहाँ पहुंचती थी, शीत ऋतु में यहाँ रहती थी, प्रजनन करती थी और प्रजनन करने के बाद इसी फरवरी में अपने देश को वापस लौटती थी अपने बच्चों को साथ लेकर के। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये साइबेरियन बर्ड्स इस बार यहाँ नहीं पहुंची और वो इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि इस तालाब का दायरा दिन ब दिन सिकुड़ रहा है। हम साइबेरियन पक्षी को दोबारा कब देख पाएंगे, इस उम्मीद के साथ एनडीटीवी के लिए अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा को साथ लेकर अतुल गौड़, एनडीटीवी।